परमाणु युद्ध क्यों शुरू होगा? यूक्रेन में युद्ध परमाणु संघर्ष में बदल सकता है, इसका डर बना हुआ है। ऐसे विनाशकारी हथियारों को लॉन्च करने का अकल्पनीय निर्णय किस कारण होगा? ऐसा नहीं लगता कि उत्तर कोरिया अपने परमाणु कार्यक्रम को धीमा करना चाहता है। परमाणु विनाश के खतरे से हमेशा के लिए बदली दुनिया में संयुक्त राज्य अमेरिका कैसे प्रतिक्रिया देगा? इस सैन्य गठबंधन के लिए यह भी अपने संभावित विरोधियों को एक स्पष्ट संदेश देने का इरादा है। हमसे उलझो अपनी जोखिम पर। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास वर्तमान में लगभग 5,550 परमाणु हथियार हैं। इस संख्या में तैनात और गैर तैनात दोनों ही हथियार शामिल हैं, जिसका मतलब है कि कुछ प्रक्षेपण के लिए तैयार हैं और कुछ को आरक्षित रखा गया है। अमेरिकी परमाणु शस्त्रागार विशाल है, जिससे यह दुनिया के सबसे शक्तिशाली शस्त्रागार में से एक बनता है। इन वॉरहेड्स में BAT-SAT, एक ग्रेविटी बम जो कठिन भूमिगत सुविधाओं को भेदने के लिए डिजाइन किया गया है, अमेरिका के शस्त्रागार में सबसे शक्तिशाली में से एक है। हालांकि अनुमान भिन्न हो सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनमें से लगभग 650 बम अभी भी अस्तित्व में हैं। अमेरिका दो मुख्य प्रकार की मिसाइलें भी बनाए रखता है जो परमाणु पेलोड ले जाने में सक्षम है। माइन्यूटमैन थर्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें और ट्राइडेंट सेकंड सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइलें। ये प्रणालियां यूएस की परमाणु रक्षा रणनीति के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की परमाणु निवारक रणनीति परमाणु त्रिकोण पर आधारित है, ताकि जीवित रहने की क्षमता और परमाणु हमले का जवाब देने की क्षमता सुनिश्चित हो सके। इस त्रिकोण के 3 हिस्से हैं: भूमि पर आधारित अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें, पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइलें और रणनीतिक बम वर्षक। यह संरचना सुनिश्चित करती है कि अमेरिका के पास प्रत्युत्तर देने की क्षमता बनी रहती है, भले ही 1 या 2 घटक प्रभावित हो जाएं। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास 400 परिचालनात्मक अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें ICBM हैं, जो मोंटाना, नॉर्थ डकोटा, व्योमिंग, कोलोराडो और नेब्रास्का जैसे कई राज्यों में साइलॉज में तैनात हैं। ये साइलो मिनटमैन स्टीरियाई मिसाइलों को रखते हैं, जिनमें से प्रत्येक कई वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इन मिसाइलों को राष्ट्रपति आदेश मिलने के कुछ मिनटों के भीतर लॉन्च किया जा सकता है और इन्हें त्रयी के भूमि आधारित हिस्से की रीढ़ माना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि 50 अतिरिक्त साइलो भी हैं जो छलावे के रूप में काम करते हैं, यानी उनमें कोई मिसाइल नहीं होती। प्रत्येक मिनटमैन 3 ICBM की रेंज 13,000 किलोमीटर से अधिक या 8,000 मील से थोड़ी ज्यादा है और यह 475 किलोटन विस्फोटक शक्ति ले जा सकता है। दूसरा स्तंभ त्रिकूट का अमेरिका का 14 ओहायो क्लास रणनीतिक पनडुब्बियों का बेड़ा है। ये पनडुब्बियां ट्राइडेंट 2 बैलिस्टिक मिसाइलों से सुसज्जित हैं और उनकी गुप्तता और गतिशीलता के कारण वे परमाणु निवारक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इनमें से 8 पनडुब्बियां वॉशिंगटन में सिएटल के पास बांगोर पर तैनात हैं, जबकि 6 जॉर्जिया के किंग्स बे में जैक्सनविल, फ्लोरिडा के करीब बंदरगाह में हैं। प्रत्येक ओहायो क्लास पनडुब्बी एक परमाणु रिएक्टर द्वारा संचालित होती है, जो बिना रिफ्यूलिंग के 15 वर्षों तक संचालित हो सकती है। इससे पनडुब्बियों को विश्व के महासागरों में विस्तारित समय के लिए गश्त करने की अनुमति मिलती है, आमतौर पर 77 से 90 दिनों तक, जिसके बाद रखरखाव के लिए बंदरगाह पर लौटना पड़ता है। प्रत्येक पनडुब्बी लगभग 20 ट्राइडेंट द्वितीय मिसाइलें ले जाती है, जिनकी दूरी लगभग 12,000 किलोमीटर या लगभग 7,500 मील है। इन मिसाइलों को इतना घातक बनाने वाली बात उनकी अद्भुत सटीकता है। इतनी बड़ी दूरी से भी ये 100 मीटर के भीतर लक्ष्य को भेद सकती है और प्रत्येक पनडुब्बी के पास एक पूरे देश को नष्ट करने की पर्याप्त शक्ति है। ये इनको अमेरिका की दूसरी हड़ताल क्षमता का मुख्य आधार बनाते हैं। त्रिभुज का अंतिम हिस्सा रणनीतिक बम वर्षक और हवाई प्रसारित परमाणु हथियारों से बना है। अमेरिकी सेना ने सैकड़ों परमाणु बम, जिनमें B-83 शामिल हैं, विभिन्न सैन्य अड्डों पर, घरेलू और विदेशों दोनों स्थानों पर संग्रहित किए हैं। इन बमों को B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर या B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस जैसे विमान द्वारा पहुंचाया जा सकता है। परमाणु त्रयी एक प्रतिरोध प्रणाली का निर्माण करती है, जो यह सुनिश्चित करती है कि अमेरिका किसी भी परमाणु खतरे का जवाब दे सके। यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि प्रथम आक्रमण के बावजूद अमेरिका जबरदस्त शक्ति के साथ जवाब देने की क्षमता रखता है। परमाणु युद्ध की संभावना को किसी भी संभावित दुश्मन के लिए विनाशकारी और शायद आत्मघाती विकल्प बना देता है। हालांकि आइए एक परिदृश्य की कल्पना करें जहां किसी विद्रोही नेता ने किसी भी कारण से संयुक्त राज्य अमेरिका पर परमाणु हमला करने का आदेश दिया है। यह जितना भयावह लगता है, उतने ही सख्त और अच्छी तरह से स्थापित प्रोटोकॉल हैं, जो इसके तुरंत बाद होने वाली कार्यवाहियों को निर्धारित करते हैं।
एक आईसीबीएम का प्रक्षेपण 3 विशिष्ट चरणों का अनुसरण करता है। पहला है बूस्ट चरण, जहां रॉकेट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाता है। इस चरण के दौरान मिसाइल अपने इंजनों का उपयोग करके गति और ऊंचाई प्राप्त करती है, जो उज्ज्वल और गर्म जलती है। अमेरिका मिसाइल प्रक्षेपण का पता लगाने के लिए अंतरिक्ष आधारित इंफ्रारेड प्रणाली पर निर्भर करता है। यह उन्नत उपग्रह प्रणाली मिसाइल के इंफ्रारेड निकास धुएं की पहचान करने में सक्षम है। प्रक्षेपण के तुरंत बाद इसकी पहचान कर सकते हैं। उपग्रह से प्राप्त डेटा की पुष्टि करने के लिए ग्राउंड आधारित रडार प्रणाली, जैसे कि ग्राउंड आधारित मध्य पाठ्य रक्षा, इसकी सहायता करती है। ये सिस्टम सैटेलाइट की जानकारी की पुष्टि करते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि अंतरिक्ष और जमीनी डेटा दोनों हमले की पुष्टि करते हैं, जिससे सटीकता बढ़ती है और गलत अलार्म कम होते हैं। दूसरा चरण मध्य पथ चरण है, जहां मिसाइल अंतरिक्ष में अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है और अद्भुत गति से चलती है, लगभग माक 20 यानी लगभग 24,000 किलोमीटर प्रति घंटा या 15,000 मील प्रति घंटा। इस बिंदु पर मिसाइल दुनिया भर में व्यापक दूरी तय कर सकती है। हालांकि यही रक्षात्मक प्रणालियों जैसे कि मिसाइल इंटरसेप्टर्स के लिए अंतिम अवसर है कि वे इसे पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश करने से पहले लक्षित कर नष्ट कर सकें। अंततः अंतिम चरण में परमाणु वॉरहेड वातावरण में पुनः प्रवेश करता है, अपने लक्ष्य की ओर अत्यधिक गति से बढ़ता है। एक बार जब यह इस दूरी तक पहुंच जाता है तो उसे रोकने की संभावना न्यूनतम हो जाती है और प्रभाव लगभग सुनिश्चित होता है। ऐसी स्थिति में अमेरिकी राष्ट्रपति के पास एक संकुचित समय सीमा होती है, लगभग 10 से 15 मिनट, प्रतिकारात्मक हमले के बारे में निर्णय लेने के लिए, जो संभावित रूप से मानवता के भाग्य को निर्धारित करेगा। परमाणु हथियारों के उपयोग की राष्ट्रपति की निर्णय प्रक्रिया हमेशा 2 मैन रूल द्वारा संचालित होती है। यदि राष्ट्रपति निर्णय करते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका को परमाणु हथियार लॉन्च करने चाहिए, तो यह निर्णय जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष को संप्रेषित किया जाता है और उनके माध्यम से नेशनल मिलिट्री कमांड सेंटर को, जिसे अक्सर युद्ध कक्ष कहा जाता है, राष्ट्रपति आपातकालीन बैग के माध्यम से, जिसे फुटबॉल के नाम से भी जाना जाता है। फुटबॉल के अंदर एक काली किताब होती है जिसमें हमले के विकल्पों की सूची होती है, और बिस्किट, जो एक 3x5 इंच की कार्ड होती है जिसमें राष्ट्रपति की पहचान की पुष्टि के लिए प्रमाणीकरण कोड होते हैं। हमले के विकल्पों की सूची में प्रमुख हमले के विकल्प, चुने हुए हमले के विकल्प और सीमित हमले के विकल्प शामिल हैं। न्यूक्लियर हमले के पहले संकेत पर राष्ट्रपति को E-4B नाइट वॉच, जिसे आमतौर पर डूम्सडे प्लेन कहा जाता है, के माध्यम से निकाला जाएगा। यह विमान न्यूक्लियर युद्ध के दौरान संचालन के लिए डिजाइन किया गया है, जो देश के ऊपर ऊंचाई पर उड़ान भरकर एक सुरक्षित कमांड सेंटर के रूप में कार्य करता है। यह विशेष रूप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स या EMP का प्रतिरोध करने के लिए सुसज्जित है, निरंतर संचार और नियंत्रण सुनिश्चित करता है। हालांकि अगर हमले के दौरान राष्ट्रपति अक्षम हो जाएं, तो कमान की श्रृंखला तुरंत उपराष्ट्रपति या किसी अन्य नामित नेता को स्थानांतरित हो जाएगी, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रतिशोधी हमले का आदेश अब भी दिया जा सके। पेंटागन ने संभावित परमाणु संघर्षों की अनेक सिमुलेशन की है और परिणाम लगभग हमेशा एक जैसे होते हैं। परमाणु सर्वनाश। एक सिमुलेशन जो प्रिंसटन के विज्ञान और वैश्विक सुरक्षा परियोजना द्वारा विकसित किया गया था, ने अनुमान लगाया कि अमेरिका और रूस के बीच पूर्ण पैमाने पर हुए परमाणु युद्ध में संघर्ष के पहले कुछ घंटों के भीतर 90 मिलियन से अधिक मौतें और चोटें होंगी। दीर्घकालिक प्रभाव जैसे विकिरण और परमाणु गिरावट समय के साथ करोड़ों मौतों का कारण बन सकते हैं। चिंता उन नेताओं को लेकर है जो आपसी हरित विनाश की अवधारणा से नहीं डरते, जिसे MID कहा जाता है। ऐसे नेता जानबूझकर यह जानते हुए भी कि यह सभ्यता को विनाशकारी बना सकता है, तनाव को परमाणु युद्ध की स्थिति तक बढ़ा सकते हैं। सिमुलेशन पुष्टि करते हैं कि परमाणु युद्ध, चाहे वह सीमित ही क्यों न हो, व्यापक विनाश का कारण बन सकता है, जिससे हमारे ग्रह पर जीवन में बुनियादी परिवर्तन आ सकता है। हालांकि परमाणु युद्ध के दौरान अमेरिका की सटीक प्रतिक्रिया की भविष्यवाणी करना बहुत कठिन है। एक बहुत संवेदनशील दस्तावेज 2012 में अवर्गीकृत किया गया था, जिसने 1960 के दशक के दौरान अमेरिका की परमाणु युद्ध योजनाओं को दर्शाया। इसे सिंगल इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल प्लान या SIOP के नाम से जाना जाता था, जो कि 1961 से 2003 तक परमाणु युद्ध के लिए यूनाइटेड स्टेट्स की सामान्य योजना थी। SIOP मुख्य रूप से सोवियत संघ और बाद में रूस के लक्ष्यों के खिलाफ निर्देशित था, लेकिन इसमें चीन, उत्तर कोरिया, ईरान, इराक, सीरिया और लीबिया में लक्ष्य भी शामिल थे। पहला
SIOP, जिसका नाम SIOP 62 था, 14 दिसंबर 1960 को पूरा किया गया और 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ। इसमें युद्ध योजना का वर्णन किया गया था, जिसमें पूरे अमेरिकी शस्त्रागार का उपयोग करते हुए सोवियत संघ, चीन और उनके सहयोगियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमला करने के लिए 3200 परमाणु वॉरहेड्स दागने की योजना थी। इन वॉरहेड्स की कुल विस्फोटक शक्ति लगभग 8000 मेगाटन TNT थी। इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए यह आधे मिलियन से अधिक हिरोशिमा बम गिराने के बराबर है। यदि एक हिरोशिमा बम ने अकल्पनीय विनाश किया, तो सोवियत संघ और चीन में फैले 5 लाख से अधिक बमों के प्रभाव के बारे में सोचिए। यह अमेरिकी परमाणु रणनीति थी, जिसमें साम्यवादी खतरे को हमेशा के लिए समाप्त करना शामिल था। SIOP 62 के कार्यान्वयन से सोवियत संघ और चीन में अनुमानित 285 मिलियन लोगों की मृत्यु और 40 मिलियन हताहतों की संभावना थी। पहली PSIOP, जो विशाल प्रतिशोध सिद्धांत पर आधारित थी, में बहुत कम लचीलापन था और यह सभी साम्यवादी देशों को एक समान ब्लॉक के रूप में मानती थी। PSIOP 62 में छोटे देश अल्बानिया का आभासी विनाश शामिल था, क्योंकि इसकी सीमाओं के भीतर एक विशाल सोवियत वायु रक्षा रडार था, जिसे निश्चित रूप से नष्ट करना आवश्यक था। जब रक्षा सचिव रॉबर्ट मैकनामारा ने इस बारे में चिंता व्यक्त की, तो स्ट्रेटेजिक एयर कमांडर थॉमस पावर मुस्कुराए और उनसे कहा, खैर श्रीमान सचिव, मुझे आशा है कि आपके अल्बानिया में कोई मित्र या संबंधी नहीं है, क्योंकि हमें इसे पूरी तरह मिटाना होगा। 1961 से 1962 के बीच कैनेडी प्रशासन ने इस योजना को मैकनमारा की देखरेख में संशोधित किया। उन्होंने इस सिद्धांत को बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई से लचीली प्रतिक्रिया में बदलने का लक्ष्य रखा। COP 63 जुलाई 1962 में प्रभावी हुआ और 10 से अधिक वर्षों तक ज्यादातर अपरिवर्तित रहा। एक झटके वाले हमले के बजाय इसने 5 बढ़ते हुए हमले के विकल्पों का प्रस्ताव दिया, जैसे सोवियत न्यूक्लियर मिसाइल साइट्स, बॉम्बर एयरफील्ड्स और पनडुब्बी का समर्थन करने वाली जगह। अन्य सैन्य स्थल जो शहरों से दूर हैं, जैसे वायु रक्षा, शहरों के पास स्थित सैन्य स्थल, कमांड और कंट्रोल सेंटर, और फिर तथाकथित पूर्ण पैमाने पर घातक हमला। हम दशकों से परमाणु हथियारों की छाया में जी रहे हैं और कई बार दुनिया बहुत करीब आ चुकी है। आज के परमाणु युग में मानवता की अंतिम घड़ी सिर्फ एक गलती की दूरी पर हो सकती है।